respiratory system MCQs. Now, a 25-year-old male who is suffering from cough for few days is advised to take guaifenesin. With what is the action of this drug? So, guaifenesin, secretion enhancement, mucolysis, cough suppression, bronchodilation. ब्रोंकोडाइलेटेशन डेफिनेटली नहीं करती है, कफ सप्रेशन नहीं करती है, म्यूकोलाइसिस भी नहीं, सिक्रेशन एनहांसमेंट. गुआफिनेसिन बेसिकली क्या है? इट इज़ एन एक्सपेक्टोरेंट and due to its expectorant-like actions it increases the secretions and thus it facilitates the removal by coughing. So it is secreted by the tracheobronchial glands and it improves the mucociliary function, so helps clear the airways को clear कर देती है in non-productive cough. A pulmonologist examines a patient with cystic fibrosis and prescribes a mucolytic drug for his cough. Right, now what is the most likely prescribed drug? सो सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है एंड म्यूकोलाइटिक ड्रग देनी है हमें, तो फोलकोडीन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन, टर्बिटलीन एंड ब्रोमहेक्सिन. तो म्यूकोलाइटिक यहाँ पे ब्रोमहेक्सिन है. फोलकोडीन इज़ नॉट अ म्यूकोलाइटिक, इट्स एन एंटीटसिव. डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन एंटीटसिव है. टर्बिटलीन जो है इट इज़ अ ब्रोंकोडायलेटर्स अल्फा, दिस इज एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट. नाउ ब्रोमहेक्सिन बचा. सो ब्रोमहेक्सिन बेसिकली क्या करता है? इट ब्रेक्स द cough. It breaks the mucopolysaccharides in the sputum and makes it thin and copious. So because of its ability to break down the mucus and make it thin and copious, so उससे क्या होता है? bronchial secretions बहुत जल्दी फिर निकल जाते हैं and thick mucus जो कि cystic fibrosis में बनता है वो break down हो जाता है. Which of the following drugs for cough does not act by suppressing the cough center? ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है? डज नॉट. रिमेंबर दिस दैट विच ड्रग डज नॉट एक्ट ऑन द कफ सेंटर. सो वी हैव एम्ब्रोक्सोल, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन, नॉस्केपिन एंड डाइफेनहाइड्रामीन. डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन इज बेसिकली ऑल दीज कंपाउंड्स, नॉस्केपिन एंड डाइफेनहाइड्रामीन. एंटीहिस्टामिनिक हो गया ये. एम्ब्रोक्सिल इज द बेसिकली अ सब्सटेंस विच इज़ म्यूकोलाइटिक. इट इज़ नॉट एंटीटसिव, म्यूकोलाइटिक एजेंट होता है एम्ब्रोक्सिल एंड ये बेसिकली विस्कोसिटी जो है म्यूकस की कम करता है. इट डज नॉट एक्ट ऑन द कफ सेंटर. अ 50-year-old मैन विद ब्रोंकाइटिस इज प्रिस्क्राइब्ड ओरल एसिटाइलसिस्टीन 600 mg TDS आफ्टर कंज्यूमिंग इट फॉर सेवरल वीक्स. विच इज़ द मोस्ट लाइकली अफेक्टेड? एसिटाइलसिस्टीन पेशेंट ले रहा है ब्रोंकाइटिस का, बहुत दिनों तक लेने के बाद क्या चीज़ अफेक्ट होगी? तो ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, लिवर एंजाइम्स, कफ सेंटर थ्रेशोल्ड एंड गैस्ट्रिक म्यूकस. एसिटाइलसिस्टीन इज नोन टू ब्रेक द गैस्ट्रिक म्यूकस बैरियर एंड इट रिजल्ट्स इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल गैस्ट्रिक इरिटेशन को इंक्रीज करता है. सो दैट इज़ वाई इट एसिटाइलसिस्टीन को लंबे समय तक लेने से पेशेंट को एसिडिटी, GERD ये सब होने की संभावना है. A 45-year-old male with unilateral inguinal hernia and chronic constipation complains of dry, unproductive cough. Which of the following is the most appropriate treatment for the patient's cough? ठीक है, पेशेंट को हर्निया है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, ड्राई अनप्रोडक्टिव कफ है. तो ऐसे मतलब इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ ड्राई कफ, इट इज़ अ नॉन प्रोडक्टिव कफ, सॉरी इट इज़ अ ड्राई कफ, नॉन प्रोडक्टिव कफ. तो ऐसे में हमें एंटीटसिव देना है. नाउ वी हैव कोडीन, ethyl morphine, salbutamol and bromhexin. Now out of these, codeine is an antitussive agent. So this is the substance which is given. This is antitussive, right? So central antitussive होता है and it suppresses the cough center in the CNS. A 30-year-old female is prescribed codeine. For which of the following adverse effect is she? Codeine for a dry cough. She is not in any other treatment. Which of the following adverse effect is she likely to have? Codeine is famous to produce constipation. कोडीन का ये साइड इफ़ेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस साइड इफ़ेक्ट इट इज़ used in non-infective diarrhea. So it is used, this side effect is used as a therapeutic effect in another disease. Which of the following statements is incorrect for first generation antihistaminics as antitussives? First generation antihistaminics में कौन सा statement correct है? They have anticholinergic action. अच्छा सॉरी, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट? यही तो, ये बहुत गंदे क्वेश्चन होते हैं, इसमें यही समझ में नहीं आता है. विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट? दे हैव एंटीकोएगुलेंट, एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, नॉट एफिकेशियस फॉर अस्थमा,
selective for cough center, all of these. So they have anticholinergic action, this is correct. They are not efficacious for asthma. The selective for cough center, no, they are not selective for cough center. So these basically they act on the H1 receptors and they produce sedative and anticholinergic effects, right? They help in reduce the secretions, so that is the action, and they are not selective for the cough center. Cough for 7 days and diarrhea for 2 days. ठीक है. Now why is codeine contraindicated in this condition? Codeine is contraindicated because the patient has asthma. Now codeine क्या होता है, ये सेंट्रली एक्टिंग होती है, कफ सप्रेसेंट तो होती है राइट, लेकिन उसके साथ साथ ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी करती है बिकॉज ऑफ इट्स मॉर्फिन लाइक एबिलिटी. सो देन दिस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कैन इंक्रीज द एयरवे obstruction in patients with asthma. Then it also increases the bronchial secretions which can worsen the bronchospasm. So codeine is contraindicated in cases of asthma. A 30-year-old patient with asthma is prescribed theophylline for bronchodilation and experiences diuresis over time. Now which mechanism is responsible for this side effect? So जो patients में जब हम theophylline देते हैं, theophylline acts on टू रिसेप्टर्स, एक तो PD4 इनिबिशन कराता है और एक एडेनोसिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिज्म भी कराता है. सो दिस एक्शन ऑफ थियोफाइलिन डायूरेसिस, किडनी के ऊपर जो इफेक्ट है थियोफाइलिन का, दिस इज बिकॉज ऑफ एडेनोसिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिज्म. सो इट हैज़ गॉट मल्टीपल mechanisms. As I told you, it causes PD4 inhibition and it also causes adenosine receptor antagonism. ठीक है. नाउ दिस एडेनोसिन रिसेप्टर एंटागोनिज्म के थ्रू इसका ये जो किडनी वाला एक्शन है ये आता है. इट लीड्स टू डायरेसिस विच इज़ एसोसिएटेड विद लोअर थियोफाइलिन डोज रिक्वायरमेंट ड्यू टू डिक्रीज क्लियरेंस ऑफ थियोफाइलिन. नाउ थियोफाइलिन के रिमेंबर बहुत सारे इंट्रैक्शंस हैं, तो कुछ इंड्यूसर्स हैं और कुछ इनहिबिटर्स हैं राइट. और इंड्यूसर्स और इनहिबिटर्स जो हैं, ये जो CYP 450 एंजाइम होता है जिसके थ्रू थियोफाइलिन मेटाबोलाइज होती है. सो यहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो इसको इंड्यूस इनहिबिट करती हैं, एज अ रिजल्ट थियोफाइलिन का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है. सो विच इज़ एसोसिएटेड विद लोअर थियोफाइलिन डोज रिक्वायरमेंट ड्यू टू डिक्रीज क्लियरेंस. तो द ड्रग विच कॉजेज रिड्यूस्ड क्लियरेंस इज या reduced metabolism is cimetidine. Cimetidine basically inhibits the metabolism. Rifampicin, smoking, ethanol ये सब increase करते हैं. So this reduced metabolism leads to reduced clearance and increased plasma levels, है ना. और increased plasma levels में फिर हमें डोज कम करनी पड़ेगी. So any drug which will inhibit the metabolism will cause a reduction in the dose. Which statement is true for salbutamol? It is a non-selective beta agonist. It is used for long-term prophylaxis. It is got 90% oral bioavailability and it causes muscle tremor. So the thing which is true is muscle tremor. It is not a non-selective beta agonist. It is beta 2 agonist. Beta 2 receptor जो कि bronchial muscles पे present होता है. Then it is not used for long-term prophylaxis. It is mainly used for short-term effect, short-term या immediate effect के लिए use किया जाता है. देन इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो अराउंड 50% होती है एंड इट इज़ नॉट 90%. मसल ट्रेमर्स जरूर करता है, साथ के साथ ये क्या करता है, एक और चीज़ करता है विच इज़ कॉल्ड एज टैकिकार्डिया एंड ऑल्सो हाइपोकलीमिया. सो दीज आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ साल्ब्यूटामॉल और बीटा 2 एगोनिस्ट. A 37-year-old male presents with asthma and is started on a twice daily long-acting beta 2 agonist with a quick onset of action. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली प्रिस्क्राइब ड्रग. तो एक मेल प्रेजेंट पेशेंट है, अस्थमा है, स्टार्टेड ऑन ट्वाइस डेली लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट. मतलब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं लाबा और क्विक ऑनसेट है उसका. तो क्या ड्रग है? साल्ब्यूटामॉल तो नहीं है बिल्कुल भी, है ना. अब आया साल्मेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल एंड टर्बिटोलिन. साल्मेट्रॉल और फॉर्मेट्रॉल में दोनों में से फॉर्मेट्रॉल इज द आंसर बिकॉज इट हैज़ गॉट अ क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन. So it is a LABA with a rapid onset of action and that is why it is got a better efficacy also. A 70-year-old male with COPD is advised to use inhaled omeclidinium bromide daily. ठीक है. Which airway receptor is targeted? omeclidinium किस पे इफेक्ट करती है? omeclidinium acts on muscarinic 3 receptor, M3 receptor.
तो COPD में जैसा कि इन COPD वी नो दैट एंटीकोलिनर्जिक्स आर मोर इफेक्टिव देन beta-2 agonist. So they are mainly used, and umeclidinium is actually a LAMA, that is a long-acting muscarinic antagonist that specifically targets muscarinic 3 receptors and reduces bronchospasm and improves the blood flow. Which is of the following statements is not true for anticholinergic bronchodilators? Anticholinergic bronchodilators के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? मोर इफेक्टिव देन, अब ये यहाँ पे ध्यान देना है ना, दिस इज़ व्हाट नॉट ट्रू. तो क्या ट्रू है? दे आर मोर इफेक्टिव देन beta-2 sympathomimetic in bronchial asthma. They are effective in prophylaxis of COPD. Ipratropium is short acting anticholinergic. All of the above तो हो नहीं सकता. They are not more effective. They are less effective. They are more effective in COPD but less effective in bronchial asthma. So this is the not true statement. A researcher is studying the application of leukotriene antagonist in respiratory disorders. Which of the following is not a condition treated using these drugs? एक रिसर्चर है जो स्टडी कर रहा है एप्लीकेशन ऑफ ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट, ठीक है, इन विच इज़ नॉट अ कंडीशन ट्रीटेड यूजिंग दीज ड्रग्स. ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. अब देखो ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट LTRA बोलते हैं इनको. ये मोंटेलुकास्ट होता है, मोंटेलुकास्ट एंड जाफिरलुकास्ट, ठीक है. तो ये जो दवाई होती हैं ये बेसिकली ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती हैं और उससे ये इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं. दे रिड्यूस ल्यूकोसाइट माइग्रेशन, दे रिड्यूस द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस. तो COPD में इनका कोई काम नहीं है बिकॉज COPD इज़ नॉट एन इन्फ्लेमेटरी. इट कैन बी यूज्ड इन एस्पिरिन इंड्यूस्ड एक्सरसाइज एलर्जिक राइनाइटिस बट नॉट COPD. सो द राइट आंसर इज COPD. A 30-year-old male with asthma is treated with beta-2 agonist and steroids. ठीक है. Zafirlukast is added. What is the mechanism of action of the drug? Zafirlukast, as we studied, it is a cystinyl leukotriene 1 receptor antagonist. So it is written as cystinyl leukotriene 1 receptor antagonist. ठीक है. This is also called as LTRA or leukotriene receptor antagonist. A pulmonologist prescribes a soft steroid prodrug converted to its active form by esterases in the bronchial epithelium. ये भाई बहुत ध्यान से, इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं येलो कर दूँ कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो क्वेश्चंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना उनके आगे आप ऐसे कुछ कर लिया करो साइन, ताकि जब आप रिवाइज करो तो आप उन क्वेश्चंस को ज़्यादा ध्यान से देखो. सो बेसिकली एक सॉफ्ट स्टीरॉयड विच इज़ कन्वर्टेड टू एस्टरेस इन द ब्रोंकियल एपिथेलियम इज़ नन अदर देन सिक्लेसोनाइड. ये एक नया कॉर्टिकोस्टेरॉयड है. ये इसको हम बोलते हैं इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉयड, ठीक है, ICS है. इसकी खासियत ये है कि ये एस्टरेसिस से ब्रोंकियल एपिथेलियम में जाके ही एक्टिवेट होता है एंड इसके कारण लेस साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है. नो ओरल थ्रश, कोई कैंडिडा मुंह में नहीं जनरेट होती है बिकॉज माउथ के अंदर एक्टिवेटेड ही नहीं है, तो फिर कहाँ से कैंडिडा आएगा ना. सो दिस इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर. A 37-year-old man with severe asthma needing oral steroids is advised to take omalizumab. ओके, omalizumab ले लिया. omalizumab क्या होता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है टारगेटिंग IgE एंटीबॉडी. Which route of administration should be used for the added drug? Omalizumab is given by subcute. It is a drug given by subcutaneous route. It reduces IgE levels and it mitigates the allergic inflammations in severe asthma. It is not available in oral or inhaled forms. Which drug is a bronchodilator used in acute severe asthma? तो bronchodilator mopalizumab, roflumilast, magnesium sulfate and propranolol. Magsulf जो है ये acute severe asthma में it is given for its bronchodilatory effect due to inhibition of calcium channels and it is administered IV in emergency. ठीक है, Magsulf. A 25-year-old patient is prescribed cromolyn sodium which is not a use. Again गड्ढा है, not a use. तो क्या यूज़ हैं क्रोमोलिन सोडियम के? एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक कंजंक्टिविटिस, अक्यूट अटैक एंड एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा. ये इसका यूज़ है, ये यूज़ है, ये यूज़ है, ये यूज़ नहीं है. इट इज़ नॉट यूज्ड इन अक्यूट, है ना.
अक्यूट अटैक में क्रोमोलिन सोडियम का कोई यूज़ नहीं है. दिस इज़ अ क्रॉनिक प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी या मास्ट सेल स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी है इसकी, एंड इसके कारण इट इज़ यूज्ड फॉर अ क्रॉनिक अस्थमा. A 70-year-old man diagnosed with asthma is advised to use inhaled budesonide for 3 months. Inhaled budesonide मतलब इसने inhalational corticosteroid, which is the most likely complication. Inhaled budesonide अगर पेशेंट ले रहा है then the most common complication is oral candidiasis, and this इसके लिए, इसको अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली प्रॉपर रिंसिंग ऑफ द माउथ, proper rinsing of mouth should be done, and systemic effects are rare. Which of the following is not an action of inhaled fluticasone? Not an action, कौन सी इसकी एक्शन नहीं है? ओके तो देखते हैं क्या चीज़ें एक्शन हैं. फ्लूटिकासोन बेसिकली इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, तो इट विल कॉज ब्रोंकोडायलेटेशन. विल इट डिक्रीज बीटा 2 एगोनिस्ट रिक्वायरमेंट? सप्रेसेस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ब्रोंकियल रीमॉडलिंग, ये तीनों तो इसके एक्शंस हैं. ये ब्रोंकोडायलेटेशन, ब्रोंकोडायलेटेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इट इज़ द फंक्शन ऑफ बीटा 2 एगोनिस्ट, सो दे आर गिवन टुगेदर विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. स्टेरॉइड्स विल जस्ट रिड्यूस द इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट, है ना. A 30-year-old male with a history of asthma is prescribed xylitol as a maintenance drug. Which of the following best describes the mechanism of action of this drug? तो पेशेंट ऑफ अस्थमा इज गिवन ज़ाइल्यूटॉन. ठीक है, ज़ाइल्यूटॉन जो है 5 लाइपोऑक्सीजनेस, दैट इज़ 5 लॉक्स एंजाइम इनिबिटर. Xylitol is basically a drug which causes inhibition of 5 lipoxygenase enzyme, and by this it blocks the conversion of leukotrienes. So leukotrienes का production कम करती है. A 21-year-old male is brought to the emergency department with complaint of severe asthmatic attack. Treatment is started using injected and inhaled drugs. Now which of the following drugs is not suitable for use? Emergency department में आया severe asthmatic attack के साथ, so it's an attack, severe attack, and treatment is started using injected and inhaled. Which drug is not suitable? Question को बहुत ध्यान से पढ़ो. Not suitable. पहले तो देखें क्या सूटेबल है. IV हाइड्रोकॉर्टिसोन दिया जाता है, नेबुलाइज्ड इप्राट्रोपियम दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर टर्बिटलिन दिया जाता है, इनहेल्ड साल्मेट्रॉल, इंट्रामस्कुलर इनहेल्ड साल्मेट्रॉल नहीं देते हैं. सो बेसिकली साल्मेट्रॉल इज़ अ लाबा, ठीक है, एंड इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर इमीडिएट रिलीफ ड्यू टू इट्स डीलेड ऑनसेट. ये थोड़ा सा स्लो काम करती है, डीलेड ऑनसेट है इसका, तो इसलिए इसको देने से बहुत फ़ायदा नहीं होगा. फॉर अक्यूट अस्थमा अटैक्स वी यूज़ साबा, दैट इज़ शॉर्ट एक्टिंग साल्बिटामॉल, इनको दे सकते हैं. देन नेबुलाइज्ड इप्राट्रोपियम कैन बी गिवन, एंड वी हैव टू गिव सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, राइट. देन a 17-year-old boy with asthma symptoms on most days of the week, currently on low dose maintenance inhaled corticosteroid formoterol combination, is advised to use a reliever inhaler whenever the symptoms increase. Which is the most appropriate content? The most appropriate content of the reliever inhaler is a low dose inhaled corticosteroid formoterol combination. This is the recent जो गाइडलाइंस हैं इनकी, आई थिंक गीना गाइडलाइंस हैं. गाइडलाइंस दे रिकमेंड द यूज़ ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ICS with LABA as a maintenance and reliever therapy. So both in asthma, this approach minimizes the risk of exacerbations and provides quick relief. Which of the following ingredients has neither specific antitussive nor expectorant nor bronchodilator action but is commonly present in proprietary cough formulations? तो कौन सा कंपोनेंट है जिसके कोई इनमें से एक्शन नहीं है बट फिर भी ये रहता है? तो ये एम्ब्रोक्सोल, chlorpheniramine, guaifenesin and noscapine. So the drug which is there is chlorpheniramine. Now chlorpheniramine is an H1 antihistaminic. ठीक है, ये H1 antihistaminic होता है. Conventionally it is added to all the antitussive and anti-expectorant formulations, and although their lack of efficacy is there, but still they are promoted for cough in respiratory allergic states also. Chlorpheniramine के अलावा diphenhydramine and promethazine are also commonly used. Bronchodilators are useful in cough. कफ में कब यूज़ होते हैं?
जब वहाँ पे ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है. ओनली व्हेन कफ इज नॉन प्रोडक्टिव, कफ इज also थिक सिक्रीशन irrespective ब्रोंको, तो दे आर यूज्ड इन कफ ओनली व्हेन देयर इज अ रिफ्लेक्स ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन. सो ब्रोंको स्पैज्म हो जाएगा तो उस केस में हम ब्रोंकोडायलेटर्स देने से हमें फ़ायदा है. In a patient of bronchial asthma, inhaled salbutamol produces the following effects. What does it cause? It causes bronchodilation. ठीक है. Inhaled salbutamol is useful in bronchial asthma for aborting or terminating asthma attacks. The correct statement about salmeterol. Salmeterol is a long-acting selective beta-2 agonist. Theophylline has an antagonistic interaction with adenosine receptors. Correct statement about theophylline. It's used in asthma as decline because of narrow safety margin. Dose needs to be reduced in smokers. No, it needs to be increased. It increases the formation. No, it decreases the formation. And its plasma half-life is longer in children compared to that in adults. No, plasma half-life is shorter. The correct statement about theophylline. Its use has declined because of its narrow safety margin. A higher dose of theophylline is required to attain therapeutic plasma concentration in smokers. ठीक है. Smokers में we need to increase the higher dose of theophylline is required for the same plasma concentration. Now next is, where is the next? Choose the correct statement about ipratropium bromide. Ipratropium bromide के बारे में क्या statement true है? Ipratropium bromide preferentially dilates peripheral bronchioles. It produces additional bronchodilation when added to nebulized salbutamol as meter dose inhaler used in terminating asthma attacks, both B and C. So ipratropium bromide basically acts on the larger airways. It acts on the larger airways and not on the smaller peripheral bronchioles. And inhaled salbutamol is used to terminate the acute asthma attacks. Whereas inhaled combination of ipratropium bromide and salbutamol is used to control a severe exacerbation of asthma or COPD. So this is the answer which is correct. Theophylline believed to benefit asthma patients by exerting the following actions except. Theophylline कैसे treat करती है, तो यहाँ पे question क्या है, except. Remember this, except. So theophylline causes bronchodilation, yes. Augmentation of diaphragmatic contractility, yes. Reduced mediator release, yes. Inhibition of antigen antibody reaction. तो theophylline ये वाला काम नहीं करती है. Theophylline is not an anti-inflammatory. It is not an anti-inflammatory. It is basically a bronchodilator. ठीक है. Leukotriene antagonists are used in bronchial asthma. Why? Because they terminate acute attack. They are used as monotherapy. They are adjuvant to beta-2 agonist for avoiding corticosteroids as nebulized powder. So leukotriene antagonists, they are basically used for prophylactic therapy. They are used as a prophylaxis in mild to moderate asthma in place of inhaled corticosteroids. ठीक है. The following classes of drugs are clinically beneficial in bronchial asthma. Bronchial asthma में H1 receptor antagonist, non-selective beta receptor antagonist, leukotriene, cysteine leukotriene receptor antagonist. So these are the drugs which are used in clinically useful in bronchial asthma. See, H1 receptor antagonists are not useful in bronchial asthma. Non-selective beta receptor antagonist not at all useful in asthma. ठीक है. उल्टे ये ज़्यादा precipitate करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें आता है propranolol and it increases asthma. ठीक है. True statement regarding sodium chromoglycate. Sodium chromoglycate is prevents antigen antibody combination. ठीक है. दूसरा क्या है, may cause cardiac arrhythmias, is beneficial in preventing exercise induced spasm, is effective in reducing acute attack. Now sodium chromoglycate does not prevent antigen antibody. Sodium chromoglycate is a mast cell stabilizer. So it basically stabilizes mast cells, so it is beneficial in preventing exercise induced asthma. Select the most appropriate drug for regular prophylactic therapy in 10-year-old child who suffers from exercise induced asthma. Select the most appropriate drug for regular prophylactic therapy. It is inhaled sodium chromoglycate. The most consistent, pronounced and sustained relief of symptoms in chronic bronchial asthma is afforded by corticosteroids. The most common side effect of inhaled beclomethasone is oropharyngeal candidiasis.
Choose the correct statement about inhaled glucocorticoids. Inhaled glucocorticoids in COPD, they are indicated only in advanced cases. Instituted early, ये सब चीज़ें correct नहीं है. Reflex bronchoconstriction is most likely to occur with the following form. Reflex bronchoconstriction can occur with dry powder inhaler, because ये जो dry powder inhaler होते हैं इनके अंदर basically they are portable devices in which the capsule contains the drug, and then the powder is aerosolized by the airflow, so it requires high airflow, it requires high velocity inspiration, right, which children and other people are not able to do. The following component of management protocol of status asthmaticus has now been shown to be useless. The following component is useless. Which? Intravenous aminophylline. We still use hydrocort, we still use salbutamol, we still use ipratropium, but we don't use aminophylline. Which is not an antitussive. इसमें antitussive folcodin है, क्लोफेनेडियोल है, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन है, but dextropropoxyphin is a weak synthetic opioid, but it is not an antitussive, and it has got analgesic property. Dextropropoxyphin, it is not an antitussive. So these are the questions which we have done in respiratory system, and there are some more questions you can do by them yourselves also.